everyone, I'm Veeni Raggar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. हमने प्रोटीन का पोर्शन जो था वो कंप्लीट करा है नेचुरल प्रोडक्ट चैप्टर के अंदर. पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने प्रोटीन के एमसीक्यू भी डिस्कस करे थे. आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एंजाइम्स को. सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ एंजाइम. तो एंजाइम आर बायोकेटलिस्ट. ठीक है, बायोकेटलिस्ट किसे बोलेंगे? सबसे पहले हम केटलिस्ट किसे बोलेंगे? कोई भी केमिकल रिएक्शन जब हम इंडस्ट्री में परफॉर्म करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, उसकी स्पीड को एक्सेलरेट करने के लिए हम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट का यूज़ करते हैं जिसे बोलेंगे केटलिस्ट. हमारी ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी बायोलॉजिकली फंक्शन चीज़ें होती हैं. फॉर एग्जांपल डाइजेशन ऑफ फूड. यहाँ पे आपको स्पेसिफिक एक एग्जांपल दिया गया, डाइजेशन ऑफ फूड. ठीक है, यानी कि फूड का डाइजेशन होना, प्रोसेसिंग होना. बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती है जो बायोलॉजिकल होती है. तो उन बायोलॉजिकल फंक्शन को स्पीड अप करने के लिए जो हम केटलिस्ट यूज़ करते हैं उसे बोलेंगे एंजाइम. तो बायोकेटलिस्ट यानी कि एंजाइम. ठीक है, समझ आई इतनी चीज़. तो केमिकल रिएक्शन जो इंडस्ट्री में परफॉर्म होते हैं उसको स्पीड अप करने के लिए हम केटलिस्ट को यूज़ करते हैं. बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल फंक्शन को स्पीड अप करने के लिए हम यूज़ करेंगे सबस्ट्रेट, उसे हम बोलेंगे बायोकेटलिस्ट यानी कि एंजाइम. ठीक है, चलिए. तो आई होप कि आपको एंजाइम और केटलिस्ट के बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा. बहुत सिंपल. एंजाइम जो होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन होते हैं. ठीक है, हमने प्रोटीन का जो दो क्लासिफिकेशन देखा था, वहाँ पे देखा था ग्लोबुलर प्रोटीन को. तो प्रोटीन का जो एक ग्लोबुलर फॉर्म है वो होता है एंजाइम, यानी कि एंजाइम इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन. तो ये आपको ध्यान रखना है. एक स्पेसिफिक एंजाइम आर वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन. enzymes are very specific for a particular reaction and for a particular substrate. किसी एक substrate के ऊपर कोई एक पर्टिकुलर एंजाइम ही वर्क करेगा, वो एंजाइम किसी दूसरे सबस्ट्रेट के ऊपर वर्क नहीं करेगा. तो एक सबस्ट्रेट के लिए एक ही एंजाइम आपको देखने को मिलेगा. एक कॉमन एंजाइम है जो दो तीन चीज़ें कर रहा है, दो तीन जगहों पे फंक्शन दिखा रहा है, ऐसा आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा. तो एंजाइम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं. फॉर एग्जाम्पल नॉमेनक्लेचर किस तरीके से होता है, तो उसका जो काम है एंजाइम का उसके बेसिस पे. फॉर एग्जाम्पल द एंजाइम केटलिस्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज इज नेम एज माल्टेज. यानी कि माल्टोज जो एक कार्बोहाइड्रेट है उसका हाइड्रोलिसिस करके ग्लूकोज में हम कन्वर्जन दिखाते हैं कि माल्टोज का अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हमें देखने को मिलेगा. तो इस पूरी प्रोसेस को, यानी कि माल्टोज में से ग्लूकोज में कन्वर्जन की प्रोसेस को अगर हमें स्पीड अप करना हो तो जो केटलिस्ट हम यूज़ करेंगे उस केटलिस्ट को हम बोलेंगे माल्टेज. क्यों माल्टेज बोला हमने? क्योंकि माल्टोज की ऊपर हमें प्रोसेस करवानी, यानी कि माल्टोज एक सबस्ट्रेट है, उसके ऊपर उसकी रिएक्शन होगी किसकी? माल्टेज की. ठीक है, तो इसके उसका जो फंक्शन है वो माल्टोज के ऊपर हो रहा है, इसीलिए उस एंजाइम को नाम दे दिया गया माल्टेज. ठीक है, कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जिनका जो वर्क होता है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम. ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम यानी कि वो जो एंजाइम होगा वो पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन करेगा और उसके बाद वो रिडक्शन दिखाएगा, तो उस एंजाइम का नाम दे दिया गया ऑक्सीडोरिडक्टेज. तो एंजाइम का जो नॉमेनक्लेचर है वो दो टाइप से हो सकता है. एक तो वो किस सबस्ट्रेट के ऊपर रिएक्शन दिखाएगा और दूसरा वो क्या रिएक्शन दिखाएगा. ठीक है, तो उसके बेसिस पे ASE जो प्रिफिक्स है वो मोस्टली सभी एंजाइम के नाम के पीछे लगा हुआ आपको देखने को मिलेगा. फॉर एग्जांपल माल्टेज, तो ASE आपको यहाँ पे पीछे देखने को मिलेगा. मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन अगर हम देखें तो एंजाइम आर नीडेड ओनली इन स्मॉल क्वांटिटीज़ फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन. यानी कि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में हम एंजाइम का यूज़ कर सकते हैं. सिमिलर टू द एक्शन ऑफ केमिकल केटलिस्ट. जो केमिकल केटलिस्ट वर्क करेगा सिमिलर काम करेगा एंजाइम, तो आपको बहुत ही कम पोर्शन में एंजाइम की नीड होगी. एंजाइम आर सेड टू रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. यानी कि जितनी ज़्यादा हमें एक्टिवेशन एनर्जी की नीड होती है उस एनर्जी को एंजाइम क्या कर देता है? कम कर देता है, और कम एनर्जी में वो आपकी जो रिएक्शन है वो प्रोसीड करवाएगा.
एनर्जी फॉर एसिड हाइड्रोलिसिस इसका एग्जांपल दिया गया है कि एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का जब हम एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेगा जो हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट में। तो एनर्जी ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज 6.22 किलो जूल पर मोल, while the activation energy is only 2.15 when hydrolyzed by enzyme। यानी कि जब हम एंजाइम को यूज़ नहीं कर रहे थे तब एक्टिवेशन एनर्जी 6.22 लग रही थी, लेकिन जब हम एंजाइम को यूज़ करते हैं और उसके बाद हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तब ओनली 2.15 एक्टिवेशन एनर्जी हमें लगेगी। तो जो एनर्जी लग रही है उसे वो क्या कर देता है, कम कर देता है, और कम एनर्जी में हम जो है रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम होता है। ठीक है, एंजाइम किस तरीके से काम करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके काम करता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको पता चली। अभी देखिए एंजाइम का जो सिलेबस है आपकी 12th एनसीईआरटी की बुक में, जो हम ये पीडीएफ में से पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ इतना ही है। ठीक है, इसका नॉमेनक्लेचर किस तरीके से हुआ, स्पेसिफिक है, और उसका जो नॉमेनक्लेचर 2 तरीके से हमने देखा, एंजाइम मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है। तो सिर्फ इतना ही पोर्शन अगर आप देखो तो सिर्फ 2 आपको पैराग्राफ देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए ये एक पैराग्राफ और ये एक पैराग्राफ, सिर्फ 2 पैराग्राफ आपको एंजाइम से रिलेटेड देखने को मिलेंगे 12th की बुक में। जब आप जीसेट या फिर एमएससी या फिर आप नेट सेट की लेवल पे प्रिपरेशन करते हो तब एंजाइम से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको हर बुक में देखने को मिलेगी, वो चीज़ें 12th की बुक में नहीं दी गई है। तो हम वो सारी एक्स्ट्रा चीज़ें एंजाइम से लेके जो रिलेटेड है वो हम पीपीटी में से डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए ओके तो सबसे पहले तो हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और पेप्टाइड का जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर दिया है। आज हम देख रहे हैं एंजाइम। एंजाइम क्या होता है, बेसिक उसका फंक्शन क्या होता है, नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड चीज़ें हमने देख ली 12th की बुक में से। एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो हम इस पीपीटी में से कंटिन्यू करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जनरलाइज करवाना चाहूँगी जो डिफरेंस बिटवीन एंजाइम कैटलिस्ट और केमिकल कैटलिस्ट, यानी कि एंजाइम कैटलिस्ट जो प्रोसेस है और केमिकल कैटलाइज प्रोसेस है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। जब एंजाइम को हम यूज़ करेंगे तो प्रोटीन इन नेचर, यानी कि जितने भी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन नेचर में होते हैं, जबकि केमिकल कैटलाइज नॉन प्रोटीन नेचर में होते हैं। ठीक है, रैनी निकल विच इज़ अ मेटल। ठीक है, तो जो केमिकल कैटलिस्ट हम यूज़ करेंगे वो मेटल होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन वो प्रोटीन नेचर में नहीं होते हैं। तो एंजाइम जो है वो प्रोटीन नेचर में है, केमिकल कैटलिस्ट नॉन प्रोटीन नेचर में। एंजाइम की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक एंजाइम यूज़ होते हैं, जबकि कैटलाइज डिफरेंट रिएक्शन, यानी कि अगर हम निकल की बात करें, रैने निकल की बात करें, तो वो डिफरेंट हाइड्रोजनेशन, डिफरेंट रिडक्शन को कैरिड आउट कर सकता है। ठीक है, एक कैटलिस्ट जो है वो 2-3 रिएक्शन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जबकि एक एंजाइम हम 2-3 कैटलिस्ट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। एंजाइम की अगर हम बात करें तो कैटलिस्ट अकर वाया एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, यानी कि पूरा एंजाइम होगा उसका सिर्फ एक ही साइड जो होगी वो एक्टिव साइड होगी। मान लीजिए कि एक पूरा एंजाइम है, उसकी जो आधा पोर्शन है वो एक्टिव साइड होगा तो वो कैटलिस्ट में पार्ट लेगा, आधी साइड कैटलिस्ट में पार्ट नहीं लेगा। जबकि केमिकल कैटलिस्ट जो है वो पूरा जो है वो कैटलिस्ट टेक पार्ट एज अ होल, यानी कि पूरा आपका अगर मेटल है तो पूरा मेटल कैटलिस्ट में पार्ट लेगा। ठीक है, द एंजाइम डज नॉट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल स्टेट आफ्टर बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, जबकि हमने पढ़ा था कि केमिकल कैटलिस्ट, जब भी हमने कैटलिस्ट की डेफिनेशन देखी है हमने यही देखा है कि कोई भी कैटलिस्ट प्रोसेस को स्पीड अप करता है, प्रोसेस में पार्टिसिपेट ना होके एट द एंड ऑफ द प्रोसेस हमें एज इट इज़ मिल जाता है। ठीक है, तो कैटलिस्ट ऑलवेज रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। कौन सा कैटलिस्ट, केमिकल कैटलिस्ट, जबकि एंजाइम जो है वो हमें एज इट इज़ नहीं मिलेगा। जनरली एंजाइम जो है प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स एंड एक्ट इनसाइड लिविंग सेल, यानी कि हमारी बॉडी की अंदर जितनी भी सेल है उसमें से ही एंजाइम प्रोड्यूस होगा और बॉडी के अंदर ही आपकी रिएक्शन दिखाएगा। जबकि केमिकल कैटलिस्ट जो है वो बॉडी के बाहर, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज़ होगा। तो ये जो एंजाइम और केमिकल कैटलिस्ट के बीच का डिफरेंस है वो हमें पता होना चाहिए। जनरली कभी कभार प्रोटीन नेचर में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्पेसिफिसिटी है उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट देखेंगे इसका जो पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म है वो इस तरीके से आप समझ सकते हो। एन एंजाइम बाइंड टू सबस्ट्रेट इन ऑर्डर टू स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन यानी कि बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। मान लीजिए ये आपका सबस्ट्रेट है और ये आपका जो ब्लू कलर में है वो आपका एंजाइम है। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि एंजाइम की एक ही कोई ऐसी साइड होगी जो एक्टिव साइट होगी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे जो मैं रेड कलर का कर्सर घुमा रही हूँ, जहाँ पे एरो दिखाया गया है, वो आपका एक्टिव साइट है। तो एक्टिव साइट के ऊपर हमारा जो सबस्ट्रेट है वो क्या करेगा, बाइंड करेगा, और इस तरीके का एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, आगे रिएक्ट करके यहाँ पे आपका जो एंजाइम है वो बाहर निकल जाएगा और आपको दो प्रोडक्ट मिलेगी, ठीक है। दो प्रोडक्ट यहाँ पे किस तरीके से मिलेगी वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे से अगर आप देखो तो मैं इस तरीके से इसको देखूँ तो ये वाला एक पूरा सर्कल मिलेगा, और ये जो मून, हाफ मून वाला प्रोडक्ट है वो ये रहा, और ये वाला जो सर्कल प्रोडक्ट है वो आपका ये रहा। तो दो प्रोडक्ट मिला और जो एंजाइम है वो हमें वापस से मिला। अगर आप ये वाली इमेज और अगर आप इस वाली इमेज को थोड़ा सा ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो हाफ सर्कल है वो आपको थोड़ा सा छोटा देखने को मिलेगा, जबकि प्रोडक्ट निकल जाने के बाद एंजाइम का ये वाली जो साइट है वो आपकी थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी दिखेगी, ठीक है। तो एंजाइम जो है वो हमें एज इट इज़ आफ्टर गेनिंग ऑफ प्रोडक्ट हमें एज इट इज़ नहीं मिलेगा। तो ये पूरा मैकेनिज्म था। सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के ऊपर बाइंड हो जाती है, अटैच हो जाती है। एंजाइम सबस्ट्रेट एक आपको कॉम्प्लेक्स मिलेगा, और प्रोडक्ट बाहर निकलने के बाद आपको जो एंजाइम है वो एज इट इज़ नहीं मिलेगा लेकिन मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरा जो आपका रिएक्शन मैकेनिज्म था एंजाइम और सबस्ट्रेट मैकेनिज्म वो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करा है। अभी कुछ यहाँ पे एंजाइम है जो कहाँ से सेक्रेट होते हैं वो है, और उसका फंक्शन है वो दिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट हमारे है वो है माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज। आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा कि माल्टेज जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में सेक्रेट होता है। माल्टोज टू ग्लूकोज जो हमने देखा एक रिएक्शन सबसे पहले 12th की बुक में, कि माल्टोज में से जब ग्लूकोज में हमें रिएक्शन करवानी हो या फिर डाइजेशन होता है तो वो माल्टेज की प्रेजेंस में होगा। सुक्रेज जो है वो क्या करेगा, सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में रिएक्शन करवाएगा। लैक्टेज क्या होगा, लैक्टेज क्या करवाएगा, तो डाइजेस्ट लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है। तो वो एक चीज़ है वो आपको याद रखनी है। बाकी ये सारे जो एंजाइम हैं, फॉर एग्जांपल रेनिन है, पेप्सिन है। पेप्सिन के बारे में जो है वो चीज़ें पूछी जा सकती है, स्टमक के अंदर वो सेक्रेट होता है। अदर प्रोटीन टू पेप्टाइड यानी कि प्रोटीन में से पेप्टाइड में कन्वर्जन के लिए पेप्सिन। तो हमने ये वाली चीज़ें इस तरीके से याद रखी थी, ट्रिपल पी। पेप्सिन का काम है प्रोटीन टू पेप्टाइड, तो प्रोटीन टू पेप्टाइड कन्वर्जन के लिए पेप्सिन यूज़ होता है, ठीक है। गैस्ट्रिक एमाइलेज जो है वो कन्वर्ट करता है स्टार्च इनटू माल्टोज में। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको थोड़ी सी याद रखनी होगी। मैं इस चीज़ को रिमूव कर देती हूँ ताकि आप अगर नोट बना रहे हो तो आप अच्छे से इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले सको या फिर आप नोट कर सको, ठीक है। कहाँ पे सेक्रेट होता है उसका कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल नहीं है, बट जो फंक्शन है वो आपको याद रखना है, ठीक है। कितने इम्पॉर्टेंट थे, तो ये जो है पेप्सिन एक इम्पॉर्टेंट है, एमाइलेज एक इम्पॉर्टेंट है, देन ट्राइप्सिन जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है प्रोटीन्स टू पेप्टाइड के लिए। देखिए प्रोटीन्स टू पेप्टाइड के लिए ट्राइप्सिन है, कीमोट्रैप्सिन है, पेप्सिन है, ये तीन जो है वो आप जनरली याद कर सकते हो। देखिए यहाँ पे है प्रोटीन टू पेप्टाइड, प्रोटीन टू पेप्टाइड, यहाँ पे भी प्रोटीन टू पेप्टाइड्स है, ठीक है। तो जो नॉर्मली होते हैं वो आप एक करके याद रख सकते हो, ग्रुप अप करके याद रख सकते हो। माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज। माल्टोज में से क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। सुक्रोज में से फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज मिलेगा। लैक्टोज में से आपको मिलेगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को, तो ये पूरा एंजाइम का लिस्ट है जो आपको थोड़ा बहुत गो थ्रू करके जाना है। उसके फंक्शन जो है वो भी आप थोड़े से देख लीजिएगा ताकि नेट जीसेट लेवल की जो एग्ज़ाम होती है वहाँ पे आपको दिक्कत ना आए। जनरली जो माल्टेज, सुक्रोज, लैक्टेज है, पेप्सिन, ट्रैप्सिन में से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अदरवाइज ज़्यादा चीज़ें भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये एक जो आपका रिएक्शन मैकेनिज्म था वो आपको याद रखना होगा, और ये डिफरेंस, ठीक है। तो इतनी चीज़ें थी आपकी एंजाइम से रिलेटेड।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नेक्स्ट जो जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते थे एंजाइम से रिलेटेड वो हमने देख ही लिए हैं अभी लेक्चर के अंदर। तो क्वेश्चन से रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा वीडियो इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि रखना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा हमारा विटामिन्स के ऊपर, या फिर कई जगह पे उसे प्रोनाउंस करते हैं वाइटामिन्स के ऊपर, ठीक है। वाइटामिन्स का जो पूरा पोर्शन है वो 12th स्टैंडर्ड की बुक में सिलेबस है। जनरली नेट जीसेट में उससे रिलेटेड कोई ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं। कुछ एक आध दो क्वेश्चन जो रिपीटेड हर साल पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे, वो 12th के जो सिलेबस है उसी में से आ जाएंगे। तो आपको वाइटामिन्स जो है वो सेपरेटली कोई मतलब रीड करने की ज़रूरत है नहीं। तो हम वाइटामिन्स देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर फ्रॉम 12th NCERT। सो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।